Hello everyone. So this is the part 6 of atomic structure, periodic classification and properties of element. अपने इस वीडियो में हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। उसको हाइपोथेसिस ऑफ नील्स बोर भी कहा जाता है, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा है। तो बेसिकली दोनों चीजें सेम है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा था, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था। बेसिकली उनके दो ही ड्रॉबैक थे। पहला ड्रॉबैक था उनका कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि एटम, कोई भी एटम वो स्टेबल कैसे है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों वो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस पे जाकर के कोलाइड नहीं हो रहा है, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्योंकि एक्चुअल में तो ऐसा ही होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब एटम स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और जो दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था उनका, वो ये था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जब हाइड्रोजन या हीलियम गैस को हम लेते हैं और उसे व्हाइट लाइट में पास कराते हैं तो स्क्रीन पे सारे कलर अवेलेबल नहीं होते हैं, कुछ कलर होते हैं, कुछ कलर एब्सेंट होते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इन्हीं सब को एक्सप्लेन करने के लिए नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल आया या बोर्स एटॉमिक मॉडल आया, जिसमें बोर्स ने इन सारी चीजों को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था। तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द मेन पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। Niels Bohr was very great scientist. So उनका फर्स्ट पॉइंट क्या था? Atom has center called nucleus. Which contain positive charge. तो उनका पोस्टुलेट का पहला पॉइंट यही था कि ऑल एटम हैज सेंटर, जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। और न्यूक्लियस में क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ये रदरफोर्ड ने भी इस चीज को बताया था। वेरी सिंपल। ओके, अब उनका दूसरा पोस्टुलेट देखते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो दूसरा पोस्टुलेट था इलेक्ट्रॉन revolves in fixed circular orbit with fixed energy and fixed velocity. Okay. तो बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो रिवॉल्व करता है वो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जिसकी एनर्जी भी फिक्स होती है और वेलोसिटी भी फिक्स होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्रॉपरली अपने को समझने की जरूरत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। इस समय अब क्या है कि आप उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है, और ये फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। मतलब इसकी जो ऑर्बिट होती है वो फिक्स होती है। इस समय हमें ये याद करना पड़ेगा कि रदरफोर्ड ने भी यही सेम चीज कही थी? नहीं, रदरफोर्ड ने सिर्फ इतना कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में, एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। बट बोर ने कहा ये फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। रदरफोर्ड ने फिक्स्ड वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था। यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड का मतलब ये हो गया कि जो ऑर्बिट है वो एक पर्टिकुलर रेडियस पे अवेलेबल है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट, तो इसकी एक फिक्स रेडियस है, एक फिक्स रेडियस में सर्कुलर ऑर्बिट अवेलेबल है। दूसरी जो होगी, जो दूसरी ऑर्बिट होगी, वो उसकी एक फिक्स्ड रेडियस होगा, ठीक है। तो सपोज करते हैं ये दूसरा मेरा रेडियस और ये दूसरा मेरी सर्कुलर ऑर्बिट है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसके बीच में कोई सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड क्या था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। अब वो आपका सर्कुलर ऑर्बिट यहाँ भी हो सकता है, मे बी यहाँ भी हो सकता है, मे बी यहाँ भी हो सकता है,
उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि वो सर्कुलर ऑर्बिट कहाँ होगा, न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर होगा। तो वहां भी ये चीज इसमें बोर्स एटॉमिक मॉडल में बोर्स उसको प्रॉपरली बता रहे हैं कि जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड का मतलब है कि उसका रेडियस फिक्स होगा। न्यूक्लियस के हर जगह पे सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, ठीक है। एक फिक्स रेडियस है, वहीं पे आपकी सर्कुलर ऑर्बिट मिलेगी। ये दूसरी फिक्स रेडियस है जहाँ पे आपकी दूसरी ऑर्बिट मिलेगी। अब इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ बीच में कोई ऑर्बिट नहीं होगी और इन दोनों के बीच में कोई ऑर्बिट नहीं होगी, ठीक है। रदरफोर्ड ने फिक्स्ड वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था, बट बोर ने बताया कि फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट होगी, वहीं पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और जिनकी एनर्जी भी फिक्स होती है और वेलोसिटी भी फिक्स होती है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं। ओके, तो इस पॉस्टुलेट से ये क्लियर कर दिया बोर ने कि जो ऑर्बिट है उसकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, एक फिक्स डिस्टेंस पे ही एक फिक्स डिस्टेंस पे ही ऑर्बिट पाई जाएगी और उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, सर्कुलर मोशन होगा उनका, ठीक है। और जबकि रदरफोर्ड के हिसाब से क्या था कि कोई उन्होंने फिक्स डिस्टेंस की बात नहीं की थी कि जो इलेक्ट्रॉन है जिस सर्कुलर ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है उसकी फिक्स डिस्टेंस जो है वो फिक्स होगी। उन्होंने ऐसा कुछ फिक्स की बात नहीं किया था। तो बोर ने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि जो एक तो क्या है उनका रेडियस फिक्स होगा, न्यूक्लियस से किस रेडियस पे वो सर्कुलर ऑर्बिट पाई जाएगी। दूसरा क्या हो गया कि इसी को हम दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि एक फिक्स डिस्टेंस पे ही न्यूक्लियस से सर्कुलर ऑर्बिट पाए जाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। इसी का दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है, इसी का दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड क्या हो गया इस चीज का कि अगर कोई चीज फिक्स नहीं है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं भी पाए जा सकते हैं, है ना। ये इनका सर्कुलर ऑर्बिट है, यहाँ पे पाए जाएंगे। ये दूसरा एक हो गया तो यहाँ पे पाए जाएंगे। ये तीसरा हो गया तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। लेकिन बोर के हिसाब से क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द बोर इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं पाए जाएंगे, न्यूक्लियस से हर एक डिस्टेंस पे नहीं मिल जाएंगे कि यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉन मिल जाए, यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉन मिल जाए, दूसरे में ऐसा नहीं। जो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट है वहीं पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी एक फिक्स डिस्टेंस पे मिलेंगे। अगर यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट है आपकी तो यहीं पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अगर उसके बाद की जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो यहाँ पे है तो उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेंगे। हर जगह नहीं मिलेंगे कि आपको यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, यहाँ इनके बीच में भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं, ये नहीं, ठीक है। तो बोर ने अपनी इस पॉस्टुलेट में ये चीज क्लियर कर दी थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट विथ फिक्स एनर्जी एंड फिक्स वेलोसिटी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फिक्स वर्ड को समझना है। फिक्स्ड वर्ड का मतलब हो गया कि न्यूक्लियस से उनकी डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है, हर एक सर्कुलर ऑर्बिट की। तो उनके पहले या उनके बीच में कोई सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होगी। अगर सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है तो फिर वहां पे इलेक्ट्रॉन भी नहीं होंगे। तो बोर का कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि न्यूक्लियस से हर एक जगह पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। और रदरफोर्ड का जो था वो यही था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, किसी भी डिस्टेंस पे। वो डिस्टेंस कोई भी डिस्टेंस नहीं हो सकती, वो फिक्स डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात ये आती है कि डील्स बोर को ये बात कैसे पता चल गई कि एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट पे ही जो है वो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे न्यूक्लियस से। एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट पे ही, एक फिक्स्ड सर्कुलर डिस्टेंस पे ही न्यूक्लियस से सर्कुलर ऑर्बिट मिलेंगे। तो ये बात नील्स बोर को कैसे पता चल गई, तो उसको हम लोग देखते हैं पॉस्टुलेट नंबर 3 में। ओके, सो इनका थर्ड पॉस्टुलेट क्या था, इलेक्ट्रॉन revolves only in those circular orbit for which the angular momentum of electron is h by 2 pi or its multiple, ठीक है। दिस वन इज द थर्ड
पोस्टुलेट ऑफ बोर्स। तो बेसिकली जो हम लोग पूछ रहे हैं, हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि ये बोर्स को कैसे पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और या जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस पे, वो इनको कैसे पता चला बोर्स को। तो बेसिकली दिस इज द फंडामेंटल बेसिस फॉर दैट। कैसे कि इन्होंने इस पॉइंट में ये कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज h/2 पाई और इट्स मल्टीपल, है ना। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो आपका 2h/2 पाई होगा। जिस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई या फिर उसका मल्टीपल होगा, इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। यही इनका बेसिस था ये बताने का। अभी हम लोग ये भी समझेंगे व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। अभी से कितना हमें यहाँ पे पता चला है कि ये जो पॉइंट था उसका बेसिस ये था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 पाई होगा या फिर उसका मल्टीपल होगा। उसका मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, या तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2 पाई हो या फिर इसका मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब कि h/2 पाई हो या फिर इसका 2 इंटू h/2 पाई हो या फिर 3 इंटू h/2 पाई हो या 4 इंटू h/2 पाई हो। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल वही तो होता है कि उसका टेबल आप पढ़ते जाओ एक तरीके से। जैसे x है, x की टेबल क्या होगी, x 1 जा x इंटू 1 x 2 जा x इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2x। तो क्या ये मल्टीपल ही तो होता जा रहा है। तो वैसे ही सेम कि या तो उनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई हो या फिर इसका मल्टीपल होगा, मतलब कि 2h/2 पाई हो या 3h/2 पाई हो या 4h/2 पाई हो। ऐसा नहीं होगा कि 2.5 h/2 पाई, ऐसा नहीं, उसका मल्टीपल हो। ठीक है, ठीक है। अभी इस पॉइंट से इतना क्लियर होता है, उनका मल्टीपल हो। तो दिस पॉइंट इज द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, इसको और आगे देखते हैं, थोड़ा एंगेज करना पड़ेगा। ओके, तो यहां से ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू या तो ये होगी या फिर इसका मल्टीपल होगा, ये होगा या तो इसका मल्टीपल होगा, है ना, h/2 पाई या 2 इंटू h/2 पाई या 3 इंटू h/2 पाई। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ कि जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो भी तो फिक्स हो गया ना, वही h/2 पाई की एक वैल्यू होगी। फिर उसी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं या 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या मतलब निकल गया कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी फिक्स होती है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो ये होगा या इसका मल्टीपल होगा, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी फिक्स है। वो पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम होगा अगर उस ऑर्बिट उस इलेक्ट्रॉन का, तो फिर वो उसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज मैंने और भी बताया था कि ये जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L इक्वल टू n इंटू h/2 पाई। तो n क्या है, अब मुझे नहीं पता ना कितने सारे सर्कुलर ऑर्बिट है, कितनी ऑर्बिट है, तो मैंने मान लिया कि n ऑर्बिट है। ठीक है, तो मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे n इक्वल टू n क्या होता है, n जो है बेसिकली वो सेल का नंबर है, सेल नंबर, और इसको हम लोग एक डिटेल में ही दिखाते हैं, जैसे कि लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो n क्या है, बेसिकली ये सेल नंबर है। ठीक है, तो अगर जैसे ये मेरा एक न्यूक्लियस है, मेरा एक एटम है और उसके चारों तरफ ये मेरी पहली ऑर्बिट है, इसके बाद ये मेरी दूसरी ऑर्बिट है और ये मेरी तीसरी ऑर्बिट है एंड सो ऑन। मुझे नहीं पता कितनी सारी ऑर्बिट हो सकती है। तो अगर मैंने कहा n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, सेल नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ जिसको मैं k से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ n इक्वल टू 2 तो मतलब कि मैं सेकंड सेल की बात कर रहा हूँ जिसका नाम L है। अगर मैं कहता हूँ n इक्वल टू 3 तो जिसका नाम M है। अगर मैं कहता हूँ n इक्वल टू 4 तो मतलब मैं फोर्थ सेल की बात कर रहा हूँ जिसका नाम N है। ठीक है, तो ऐसे O P एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा था कि h/2 पाई ये उसका मल्टीपल है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि 2.5 इंटू
h/2 नहीं हो सकता इसकी वैल्यू। क्यों? क्योंकि n मेरा इंटीजर है ना, ये होल नंबर में रहेगा, इंटीजर है तो 1 2 3 4 ऐसे ही चलेगा, पॉइंट में नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था h/2 या फिर उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे n क्या है? n मेरा सेल नंबर है। तो ये क्या सेल नंबर ही तो है, ये कौन सी सेल है? ये फर्स्ट सेल है। ये वाली क्या है मेरी? ये फर्स्ट सेल है। ये वाली क्या है मेरी? ये सेकंड सेल है। ये क्या है मेरी? वो थर्ड सेल है। ठीक है, दूसरा जो n होता है वो इंटीजर में ही रहता है, 1 2 3 4 के फॉर्म में ही रहेगा। तो अभी ठीक है, और l को हम लोग MBR करके भी दिखा सकते हैं कि l की जो वैल्यू होती है, मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको l से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो MBR के बराबर होता है। इस टर्म को हम MBR के बराबर भी कर सकते हैं कि MBR = n × h/2, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस पर और बात करते हैं हम लोग इस वाले टर्म पर। तो अभी यहाँ पे जैसे ये मैंने एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि जो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो मतलब मेरी n की वैल्यू मिल गई 2। इसी वाले फार्मूले में मुझे रख देना है कि n की वैल्यू मुझे मिल गई 2, तो n की जगह मैं रखूंगा 2 × h/2। ठीक है, या जो जो और चीजें उसमें दी हुई हैं, तो इसके बारे में और बात करते हैं। एंगुलर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से। L मेरा MBR के बराबर होता है। बेसिकली इसको मैं इरेज करता हूँ, ये वाला पॉइंट वही होगा। L क्या है? L मेरा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो L जो होता है वो R × T के बराबर होता है। ठीक है, R × T के बराबर होता है। ठीक है, R × T। यहाँ पे P मेरा क्या है? P मेरा मोमेंटम है। P मेरा मोमेंटम है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? P = m × v। वो हमने मोमेंटम के केस में पढ़ा ही था। ओके, R × m × v। तो इसका जब क्रॉस होता है बेसिकली क्या होता है? ये RMB sin थीटा होता है, sin थीटा। तो देख लेते हैं उसको। अगर ये मेरा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर हम देखें तो उसकी वेलोसिटी ये बनी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी ये बनी, डायरेक्शन बना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन ये बना। तो कहीं पे भी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो न्यूक्लियस के साथ 90 का एंगल बना रहा है। कहीं पे भी हम इसको देखेंगे तो बेसिकली क्या है? साइन थीटा। तो RMB sin थीटा, RMB sin थीटा और साइन थीटा और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है कितना? 1, है ना। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 1। तो मतलब क्या बन जाता है मेरा? इसको L = RMB लिखें या फिर MBR लिखें। R की वैल्यू जो MBR के बराबर होती है, वही मैंने यहाँ पे लिखा था कि R की वैल्यू तो MBR के बराबर होगी, है ना, और वो इसके इक्वल टू कर दिया। तो यहाँ पे M क्या है? M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, B क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉन पे ही चल रही हैं। और R क्या है? R इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और यहाँ पे H क्या है? H प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, सारे टर्म क्लियर हो गए। H हमारा क्या है? वो प्लैंक कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाता है कि जो थर्ड सेल में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम बताओ। तो ये सारी चीजें हमको पता होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस पता होगा, और n की वैल्यू हमें मिल गई कि थर्ड सेल वाला, और फिर सारी चीजें हम रख करके थर्ड सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बताते हैं। तो ऐसा भी डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ओके, प्लीज नोट डाउन। ठीक है, अभी ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, तो अगर मैं न्यूक्लियस से उसका एंगल देखूंगा वेलोसिटी का, तो हमेशा वो 90 डिग्री बनाता है। तो या बेसिकली यहाँ पे जब हम करेंगे R × T, तो P मेरा MB के बराबर होता है। ठीक है, मोमेंटम जो होता है मास ऑफ प्रोडक्ट होता है वो मास और उसकी वेलोसिटी का ऑब्जेक्ट के।
तो आर एम बी लिखेंगे तो आर एम बी साइन थीटा होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल हर जगह 90 ही बनेगा, वेलोसिटी डायरेक्शन जो होगा साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसकी मेरा ये आर एम बी या एम बी आर बन जाता है। और इसको मैं जब इसके बराबर कर दूंगा, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बराबर होता है h/2π की। अगर उसमें n सेल है, nth सेल है, तो मुझे नहीं पता ना कितने सेल है, इसलिए मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए मैंने कहा ये नंबर सेल का नंबर है, n जो है वो सेल का नंबर है और वो हमेशा इंटीजर में रहता है। ओके, उससे हम उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम को निकाल लेते हैं, ठीक है। बाकी के पोस्टुलेट हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।